साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बंगाल में इस समय जो विभत्स हालात पैदा हो गए हैं, उसमें जिस विषय पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो है राष्ट्रपति शासन को लेकर। कोई कह रहा है कि बंगाल के लोगों को अगर बचाना है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, तो कोई ये भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। हादसे के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी के बयान से यह संकेत भी नहीं मिलता कि वो राष्ट्रपति शासन लगाने जा रहे हैं। पर इन तर्क वितर्क के बीच कोई ये नहीं बता रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा सकता है, आखिर वो कौन सी मजबूरियां हैं। साथ ही ये भी कोई नहीं बता रहा है कि आखिर किन वजहों से या किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना संभव भी है, और मैं इन परिस्थितियों की विस्तार से चर्चा करूंगा। साथियों, ये बात समझ लीजिए कि बंगाल में अमानवीय त्रासदियों और विभत्स घटनाओं के बीच भी अगर मोदी सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पा रही है तो इसकी वजह यह है कि कोर्ट ने सरकार के हाथ पांव बांध रखे हैं, और ये आपको इतिहास की घटनाओं से समझ में आ सकता। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, कुछ घटनाओं से आपको बताना चाहता हूं। हैरानी की बात यह है कि इस देश में अब तक 125 से भी अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, जिसमें 87% आप ये रिपोर्ट में देखिए कि कांग्रेस की सरकारों ने राष्ट्रपति शासन लगाया है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच भी मोदी सरकार ने 8 साल में सिर्फ 5 बार ही राष्ट्रपति शासन लगाया है या लगा पाए हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लेकिन इस दौरान कोर्ट का जो रवैया रहा वो भी बहुत हैरान करने वाला रहा है। वो मोदी सरकार की तरफ जिस प्रकार से कोर्ट ने अपना रवैया दिखाया, उससे निष्कर्ष आप निकाल भी सकते हैं कि आखिर मोदी जी बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं। अब मैं आपको 5 बड़ी घटनाओं की चर्चा करता हूं जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन मोदी सरकार ने लगाया। आप इतिहास देखिए, मोदी सरकार ने पहला राष्ट्रपति शासन सितंबर 2014 में महाराष्ट्र में लगाया, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई। तो ये एक ऐसी संवैधानिक परिस्थिति हो गई थी जहां कोई चारा नहीं बचा था, तो सरकार को मजबूरी में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। अब जो दूसरा वाकया आता है वो जनवरी 2016 में मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया, और कांग्रेस की नबाम तुकी सरकार थी उस समय, जो अल्पमत में आ गई थी। कई विधायक उनके बागी हो गए थे, आप रिपोर्ट में ये बातें देख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को खारिज करके कांग्रेस की सरकार को फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट ने उन राजनीतिक परिस्थितियों को देखने की जहमत नहीं उठाई जो उस समय घटित हो रही थी। आप पूरी घटना को याद रखिएगा, इसी घटनाक्रम से आपको बंगाल की परिस्थितियां समझ में आएंगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझने के लिए, ये जिस साल 2016 में ये घटना घटी थी ना, जब कांग्रेस की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, उसके 43 विधायक कुछ ही महीने के बाद, और मुख्यमंत्री भी साथ में, वो सब के सब कांग्रेस छोड़ दिए और सरकार गिर गई। कांग्रेस की सरकार, नई सरकार बनी, और सुप्रीम इस बार कोर्ट भी जो है वो कुछ नहीं कर सका। आप ये रिपोर्ट देखिए। अब तीसरे वाक्य में आइए। मोदी सरकार ने तीसरी बार राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगाया, और ये मार्च 2016 में, जब हरीश रावत की सरकार अल्पमत में आ गई। विधानसभा में विनियोग विधेयक पर मत विभाजन को लेकर कांग्रेस के 9 विधायक सरकार के ही खिलाफ हो गए। तो आप देखिए, ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। जाहिर है इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार को उत्तराखंड में और कोई चारा नहीं बचा, तो उन परिस्थितियों में उनको राष्ट्रपति शासन लगाना ही था। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, उत्तराखंड हाईकोर्ट में यह मामला गया, और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इन परिस्थिति जन्य निर्णय को दरकिनार करते हुए राष्ट्रपति शासन को हटा दिया, केंद्र सरकार के फैसले को ही पलट दिया। और आप देखिए कि यहां हाई कोर्ट ने संवैधानिक पदों से लिए गए निर्णय को व्यक्तिगत रंग देते हुए
यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति राजा नहीं होता है। आप रिपोर्ट देखिए, प्रजातंत्र में हाई कोर्ट की ऐसी टिप्पणी किसी को अच्छी नहीं लगी। अब हाई कोर्ट ये टिप्पणी करे कि राष्ट्रपति राजा नहीं होता है। राष्ट्रपति ने क्या कर दिया ऐसा जो आपको राष्ट्रपति को टारगेट करना पड़े? और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद हाई कोर्ट की आदेश को न केवल स्टे कर दिया बल्कि हाई कोर्ट के उस तर्क की पड़ताल करने की बात कही जिस पर यह आदेश दिया गया था। आप ये रिपोर्ट देखिए, एससी स्टेज उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑर्डर। हालांकि बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई थी, केंद्र सरकार ने अपने आप राष्ट्रपति शासन को हटा दिया, सरकार बहाल हो गई। लेकिन इसके बाद अब आप आइए कि उसके बाद जो चुनाव हुआ वहां क्या हुआ। कांग्रेस की करारी हार हुई, जो विधायक उनसे टूटे हुए थे वही स्थितियां देखने को मिली। भाजपा की प्रचंड विजय हुई 2017 में और इस साल भी 2022 में फिर वही इतिहास दोहराया गया। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड, जहां हाई कोर्ट का निर्णय जो रहा वो आप समझिए कि किस प्रकार का रहा। इसके बाद आइए चौथे राष्ट्रपति शासन के मामले पर। नवंबर 2019 में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, वो भी तब जबकि भाजपा के साथ मिलकर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे और ये तो थे ही, उस समय दावेदार भी थे और प्रत्याशी भी थे। लेकिन शिवसेना, जैसे ही ये गठबंधन जीता, शिवसेना की महत्वाकांक्षा जाग गई और उसने भाजपा से मुंह मोड़ लिया। तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। और आप ये रिपोर्ट में देखिए, ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। वैसे 5वीं बार मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन पुडुचेरी में लगाया और वो फरवरी 2021 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया जब कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई। तो कुल मिलाकर के 5 बार मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया। 3 बार तो संवैधानिक परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, उस पर कोई विवाद भी नहीं था। लेकिन जिन 2 परिस्थितियों में जब संवैधानिक संकट वाकई में उत्पन्न हुआ और राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो कोर्ट ने केंद्र सरकार के हाथ पैर बांध दिए। मतलब इस पृष्ठभूमि में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या बंगाल में स्थितियां अच्छी हो गई या अच्छी होने की गुंजाइश है। फिर यह भी सवाल उठता है कि क्या किसी भी परिस्थिति में बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। आप देखिए, तो मैं इसका जवाब तो यही है और हर कोई जानता है, हर जगह हर मीडिया में ये खबर छाई हुई कि वाकई में बंगाल में स्थितियां बहुत खराब है, राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाना चाहिए। और ये बात कोर्ट खुद मानता है कि बंगाल की स्थिति किस प्रकार की है। आप देखिए, मैं कुछ पुरानी रिपोर्ट आपको निकाल के दिखा रहा हूं कि हाईकोर्ट ने भी ये माना कि चुनाव के बाद बंगाल में हालात बेहद ही खराब हो चुके हैं। आप रिपोर्ट देखिए, यहां तक कि हाईकोर्ट को राज्य की संवैधानिक व्यवस्थाओं से भी विश्वास उठ चुका है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हाईकोर्ट ने वहां के पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को, जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था ना, उसकी जांच सौंप दी थी। और ये बहुत बड़ी घटना थी, आज भी इसकी जांच चल रही है। और यही नहीं, आपको याद होगा नारद घोटाले को लेकर के सीबीआई ने कुछ मंत्रियों को, विधायकों को गिरफ्तार किया था बंगाल विधानसभा चुनाव के फौरन बाद। उस समय क्या हुआ था, सीबीआई के दफ्तर में ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पे बैठ गई और मतलब सीबीआई दफ्तर और अधिकारियों को बंधक बना दिया। मतलब एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति दूसरी संवैधानिक संस्था को ही मतलब खारिज कर रहा है, उसे बंधक बना रहा है। और ये उस समय दुर्व्यवस्था देखने को मिली थी। और याद रखिए कि इस पर हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर सवाल उठाते हुए यह भी टिप्पणी की कि जब संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत ही काम हो रहा है तो दूसरी संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति कैसे उसमें अवरोध खड़ा कर सकता है। आप सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि सारा सिस्टम जो है वो रूल ऑफ लॉ के तहत हो रहा है। ये हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। आप देखिए, मतलब कुल मिलाकर ये है कि बंगाल में संवैधानिक व्यवस्थाओं को, मर्यादाओं को कुचला जा रहा था, तब भी कुचला जा रहा था और अब भी कुचला जा रहा है। साथियों, आज भी
जब बीरभूम में इस प्रकार की हिंसा हुई है, जिंदा लोगों को जला दिया गया है, तो इन परिस्थितियों में भी हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से सुनवाई की और कुछ फैसले सुनाए पहले दिन, उससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार पर, यहां की संवैधानिक व्यवस्था पर उसका कितना भरोसा है। कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब दिल्ली को यह आदेश दिया कि आप बीरभूम के उस गांव में पहुंचिए और सारे सबूत इकट्ठा कीजिए। यही नहीं, राज्य सरकार को, हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आप गवाहों की सुरक्षा कीजिए। अब जरा सोचिए, कोई भी घटना होती है तो गवाह ही तो महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें हाई कोर्ट को कहने की जरूरत पड़ती है क्या? लेकिन हाई कोर्ट को कहना पड़ा, और हाई कोर्ट का विश्वास का लेवल यह है, यह भी आप समझिए कि उसने ये कहा कि आप वहां पर सीसीटीवी लगाइए और 24 घंटे रिकॉर्डिंग कीजिए, और तब तक कीजिए जब तक मैं आपको मना नहीं करता। मतलब राज्य सरकार के प्रति हाई कोर्ट का कितना अविश्वास है, आप ये रिपोर्ट में भी देखिए। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, कलकत्ता हाई कोर्ट तो कह ही रहा है, मैंने ये तो आपको दिख रहा है, वहाँ के राज्यपाल धनखड़ साहब चीख चीख कर कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, और अभी भी उन्होंने ये पूरी घटना जब देखी काफ़ी मर्माहत हुए, और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आप एक उनका छोटा सा बयान सुनिए। What has happened at Rajpurhat is a shame on democracy, shame on humanity. The government of the day has not learned the lesson, even after National Human Rights Commission, by a thorough report in pursuance to a judicial order indicated in West Bengal, there is law of the ruler, not rule of law. साथियों, लेकिन यकीन मानिए, अब आपने धनखड़ जी का बयान सुन लिया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आप यकीन मानिए कि मोदी सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी। और क्यों नहीं लगाएगी, ये मैंने आपको बैकग्राउंड में समझा दिया, पूरे केसेस आपको बता दिया। अब सवाल ये है कि जो अब तक राष्ट्रपति शासन लगाए गए वो राज्यपालों की अनुशंसा पर लगाए गए, लेकिन जब कोर्ट ने मोदी सरकार के हाथ पांव बांध दिए हैं तो फिर इसकी पहल कौन करेगा? इसकी पहल कोर्ट को करनी होगी। अब क्यों करनी होगी, मैं मतलब इसके बारे में एक अनुच्छेद 356 को लेकर ही उन संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा आपके सामने रखता हूं। आर्टिकल 356 में एक बात लिखी हुई है, और ये सामान्य रूप से कोई बताता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक आर्टिकल से उठा करके बहुत सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। ऐसा जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही यह फैसला ले। अब आप समझ लीजिए कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करनी पड़ती है। सिफारिश कौन करे? तो अब तक यही होता रहा कि राज्यपाल सिफारिश करते हैं। अब आज के हालात में राज्यपाल सिफारिश करते हैं तो कोर्ट खारिज कर देता है। राज्यपाल के पद की मर्यादा को गिराई गई है, केंद्र सरकार के हाथ पैर बांध दिए गए हैं। तो इन परिस्थितियों में जब मोदी सरकार के हाथ पैर बंधे हुए हैं तो आप समझिए कि कौन सिफारिश करे। जाहिर है राज्यपाल के अलावा अब स्वयंसेवी संगठन ये सिफारिश कर सकते हैं कि आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। इसके अलावा वहां की पुलिस भी अपनी रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश कर सकती है। लेकिन क्या बंगाल में यह संभव है? ममता राज में यह संभव है? नहीं है। ये तो कोई भी कह सकता है। तो इस चीज की पहल अब कोर्ट को करनी होगी। कोर्ट को ही बताना पड़ेगा। जिस कोर्ट ने मोदी सरकार के हाथ पैर बांध रखे हैं उसी कोर्ट को यह पहल करनी पड़ेगी कि वो ये रिपोर्ट भेजे राष्ट्रपति के पास कि भैया यहां स्थिति खराब हो चुकी है, यहां तो सीबीआई दफ्तर को घेर लिया जाता है, कोर्ट की बात को भी जिस प्रकार से लिया जाता है, कोर्ट भी आशंकित है संवैधानिक व्यवस्था को लेकर। इस पर राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय करेंगे। और एक बात और है कि कोर्ट अगर सलाह देगा तो उस पर तो कोई रोड़ा भी नहीं अटका सकता है। ये बात भी आप समझ सकते हैं।
तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन संभव है, लेकिन इसके लिए कोर्ट को पहल करनी पड़ेगी। और साथियों, आखिर में जाते जाते जनतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता में ही निहित होती है और बंगाल के लोगों के पास अब भी एक मौका है। 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा में उपचुनाव है और इस उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखाने का बंगाल की जनता के पास एक बहुत बड़ा मौका है। अगर आप इस प्रकार की व्यवस्था से अजीज आ चुके हैं, आप नाराज हैं, तो इस नाराजगी को व्यक्त कीजिए। अगर तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार की इस व्यवस्था से आप नाखुश हैं, तो उसे जाहिर कीजिए। तभी तो पता चलेगा कि जनता जो ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, इस प्रकार के व्यवहार हो रहे हैं, इस प्रकार की पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं, उससे जनता दुखी है। और यकीन मानिए कि अगर इस बार आपने ये सबक सिखाया तो राष्ट्रपति शासन की जो मांग उठ रही है उसकी दिशा में ये और ताकत प्रदान करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।